नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस आवर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की जो सामाजिक विज्ञान की बुक है उसके अध्याय नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है लोकतंत्र। तो ये जो अध्याय है एक इम्पोर्टेंट अध्याय है क्लास 10 में। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसलिए हमें इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के मेरे पास बहुत कमेंट आए थे कि सर आप पहले अध्याय जो 5 है वो बनाइए लोकतंत्र, और तो सभी जो पार्ट है वो हमें यूट्यूब या अन्य जगहों पर मिल चुके हैं, लेकिन ये जो लोकतंत्र वाला अध्याय वो हमें अभी तक नहीं मिला है। तो इसीलिए आज मैं आपको लिए जो ये लोकतंत्र वाला अध्याय वो बनाने जा रहा हूं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि अगला कोई भी आपकी बुक से संबंधित वीडियो आए तो वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज इस अध्याय 5 लोकतंत्र को हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ कर पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और पूरा देखना, वरना आपका ये अध्याय आधा रह जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 5 की। मैं यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ये पाठ आपकी बुक का ही है, जो क्लास 10 की सामाजिक विज्ञान की बुक है उसका ये पाठ है। तो ये जो 2 पैराग्राफ है, मैं इसे जूम कर लेता हूँ। पहले हम एक पैराग्राफ को पढ़ने वाले हैं, तो पहले मैं एक पैराग्राफ है उसे मैं सेट कर लेता हूँ। तो ये कर लिया सेट। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है लोकतंत्र अर्थ एवं विभिन्न प्रकार, यानी मीनिंग एंड वॉरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी जो लोकतंत्र है इसका क्या अर्थ है और इसके कितने प्रकार है। तो पहले हम ये जो है वो देख लेते हैं लोकतंत्र का अर्थ। तो लोकतंत्र का क्या अर्थ है वो मैं आपको बता दूं। अंग्रेजी शब्द, तो यहाँ पर जो पेन है इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, छोटा ही है चलो। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है लोकतंत्र। तो अंग्रेजी शब्द होता है जो डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का सर्वप्रथम यही बात होगी, जो डेमोक्रेसी है उसका हिंदी अनुवाद क्या है, उसका हिंदी अनुवाद है लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, डेमोक्रेसी कहा जाता है, और डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद क्या है, लोकतंत्र, यानी जनतंत्र अथवा प्रजातंत्र। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों डेमोस तथा क्रेटिया के संयोग से बना है। तो ये जो डेमोक्रेसी है इसका जो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, डेमोस और क्रेटिया, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो ये डेमोक्रेसी है वो अंग्रेजी जो ग्रीक भाषा है उसके 2 शब्दों से मिलकर बना है डेमोक्रेसी। यद्यपि डेमोस का मूल अर्थ है भीड़। तो जो डेमोस होता है, ये डेमोस है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है भीड़। क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है भीड़। तो डेमोस का अर्थ क्या होता है, भीड़, किंतु आधुनिक काल में इसका अर्थ है जनता से लिया जाता है। तो आधुनिक काल में इसे क्या कहा जाने लगा, इसका जो अर्थ है वो जनता से लिया जाने लगा। तो जो डेमोस का अर्थ क्या होता है वो तो होता है भीड़, और इसका जो अर्थ है भीड़ से क्या किया जाने लगा, जनता से लिया जाने लगा है। और क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। इस प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति। तो आपको मैंने बता दिया, डेमोस का तो अर्थ हो गया भीड़, और जो क्रेटिया है इसका अर्थ हो गया शक्ति, यानी भीड़ जो जनता अब जनता कहने लगे तो जनता की भीड़ यानी जनता की शक्ति। तो डेमोक्रेसी का अब क्या अर्थ निकल चुका है, वो निकल चुका है जनता की शक्ति। अतः डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। तो डेमोक्रेसी का सर्वप्रथम हमारी ये आपके समझ में बात आ गई होगी कि डेमोक्रेसी का क्या अर्थ हो गया, वो हो गया जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। तो ये डेमोक्रेसी का अर्थ हो गया। तो आपको कहीं पर भी पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर कि जो डेमोक्रेसी है इसका क्या अर्थ है, तो आपको सिंपल सा एक सवाल के अंदर जो सवाल है उसका उत्तर देना है, वो है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र को डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो ये तो हमारी परिभाषा होगी। अब जान लेते हैं इसके कितने भाग है। इसमें 3 अंतः संबंधित अर्थ निहित है। तो ये जो और 3 अर्थ है इसके अंदर यह वो क्या है, वो हम ले लें, यह निर्णय लेने की एक विधि है। तो डेमोक्रेसी के 3 और अर्थ है, वो क्या है मैं आपको बता दूं। तो यह क्या, एक निर्णय लेने की विधि है डेमोक्रेसी, ठीक है क्या। और 2 नंबर अगर बात करें, यह निर्णय लेने के सिद्धांत का एक समूह है तथा 3 नंबर है, यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। ये 3 इसके क्या हो गए, अंतः शब्दकरणी हो गए। अब आगे बात करते हैं, आधुनिक काल में लोकतंत्र को केवल शासन का एक रूप ही माना जाता है। ब्रंस के अनुसार लोकतंत्र का ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ है,
और इसके साथ साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा है। लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके विभिन्न रूपों से जुड़ी अवधारणाओं से परिचित हों। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी पार्ट को मैं थोड़ा वो जोर देकर समझा दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट बातें नहीं होगी, जो एग्जाम में नहीं पूछी जा सकती, वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट बातें इस पार्ट के अंदर वो सभी आपको मैं बताने वाला हूँ। अब जानते हैं लोकतंत्र के विभिन्न रूप है। तो जो लोकतंत्र है उसके विभिन्न रूप कौन कौन से हैं उसे हम जान लेते हैं। आधुनिक काल में लोकतंत्र के प्रमुख रूपों एवं उनसे संबंधित अवधारणाओं को निम्नलिखित रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इसके कौन कौन से रूप है मैं बता दूं। एक तो हो गया राजनीतिक लोकतंत्र, एक सामाजिक लोकतंत्र। ये दो इसके क्या है, इसके जो प्रमुख रूप है वो कौन कौन से हो गए, राजनीतिक लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र है। तो ये जो एक नंबर है राजनीतिक लोकतंत्र, इसके अंदर हम और बात करें तो इसके अंदर भी है संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षतात्मक लोकतंत्र। लोकतांत्रिक राज्य एवं लोकतांत्रिक शासन अर्थात संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं। जैसे राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। यह प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानता है। राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है और इसका व्यवहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। जनता शासन को नियुक्त करती है, उस पर नियंत्रण करती है तथा उसे हटा भी सकती है। राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता है, अपितु लोकतांत्रिक साध्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति का साधन होता है। अब दो नंबर जो हम बात करें सामाजिक लोकतंत्र की, तो वो क्या है। सामाजिक लोकतंत्र के अंदर अगर हम बात करें तो समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। जो समाज है उसके एक प्रकार के रूप में अगर हम लोकतंत्र को कहें तो उसे कहा जाता है सामाजिक लोकतंत्र। ठीक है। सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्ष्य है सामाजिक समता की भावना। संक्षेप में सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है कि समाज में नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच विभेद नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। हर्नसा के अनुसार लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। तो ये इसके अंदर सामाजिक लोकतंत्र की अगर कोई परिभाषा पूछ ली जाए सामान्य भाषा में आपको बता दूं कि समाज में सभी व्यक्तियों को समान मानना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, वो क्या है, वो सामाजिक लोकतंत्र है। ठीक है। तो इतनी बात ऊपर मैंने आपको बता दी है। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा मुख्यतः सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देती है। इसका सामान्य अर्थ यही है कि सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व प्राप्त होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को अन्य किसी भी व्यक्ति के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जाना चाहिए। व्यवहार में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो बातें आवश्यक है। यानी ये कहना चाहता है कि अपने आप काम करना चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, किसी व्यक्ति के ऊपर कि वह मुझे सारा काम कर देगा, किसी व्यक्ति के ऊपर जोर नहीं दिया जा सकता सामाजिक लोकतंत्र के अंदर। अब दो इसकी स्थापना के लिए दो आवश्यक बातें हैं, वो कौन कौन सी है। एक नंबर तो है, तो जो एक नंबर तो है वो है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ, ये जब मैं पेन निकालता हूँ तो ये दिखती नहीं है। तो ये देखिए एक नंबर तो है धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेषाधिकारों की व्यवस्था का अंत किया जाए। तो जो समाज है उसके अंदर धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, जो इनके आधार पर जो भी समाज में विशेषाधिकार उन्हें एक समान किया जाए, किसी को भी एक मतलब अलग अलग नहीं रखा जाए, सभी को समान किया जाए। दो नंबर है सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किया जाए। यानी सभी जो व्यक्ति है उन्हें एक समान जो अवसर है वो दिए जाए, अमीर वर्ग नहीं देखा जाए, बिल्कुल सभी को एक जैसा ही व्यवहार मिलना चाहिए। तीन नंबर जो है वो है आर्थिक लोकतंत्र। जो लोकतंत्र के हम देख रहे थे वो है आर्थिक लोकतंत्र। तीन नंबर भाग अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। वर्तमान सदी में आर्थिक, अब मैं आपको ये देख लिया पूरा हो गया, ऊपर चलते हैं वापिस से। जो ये पैराग्राफ है यहाँ पर हमने पढ़ लिया। जो वर्तमान सदी में आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादी एवं समाजवादियों ने प्रस्तुत किया है। ये देख लीजिए, ये मैंने कर दिया सेट।
तो लोकतंत्र किया है 18वीं व 19वीं सदी में व्यक्तिवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा की थी, जो मार्क्सवादियों व समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र से सर्वथा भिन्न एवं विपरीत है। अब 4 नंबर बात करते हैं हम, जो लोकतंत्र के हम भागों की बात करे थे वो है नैतिक लोकतंत्र। तो नैतिक लोकतंत्र में क्या है, कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यावहारिक रूप है, जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार माना जाता है। इस रूप में नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति सन 1789 की फ्रांस की उस लोकतंत्रवादी क्रांति स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे के नारे के रूप में हुई थी। इन तीनों में भाईचारे बंधुत्व का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके बगैर व्यक्तियों के समानता नहीं हो सकती है, और समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी नहीं पाई जा सकती। अब आगे बात करते हैं लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, यानी लोकतंत्र को लेकर किन किन लोगों ने क्या क्या सिद्धांत दिए, किस किसके कॉन्सेप्ट है, कौन से कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो लोकतंत्र स्वयं में एक विस्तृत विचारधारा है और विद्वानों ने इस तथ्य पर मतभेद किया, यानी लोकतंत्र को लेकर अलग अलग जो विद्वान है वो अलग अलग अपने मत रखते हैं। तो चलिए जानते हैं उन मतों के बारे में। तो लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण, यानी जो लोकतंत्र है उसका जो परंपरागत है और उदारवादी जो सिद्धांत है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ। लोकतंत्र के इस सिद्धांत का विकास पश्चिमी जगत में पिछली 3 शताब्दियों के उदारवादी राजनीतिक चिंतन द्वारा किया गया है। इसे अक्सर लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत अथवा लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कह दिया जाता है। होब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर आदि लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। इन सभी विद्वानों ने व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता एवं अधिकार आदि के संदर्भ में अपने लोकतंत्र संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की आधारभूत मान्यताएं एवं लक्षण निम्नलिखित हैं। वो कौन कौन से? 1 नंबर है जो व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, अतः अपना हित अहित समझने की क्षमता रखता है। 2 नंबर सभी व्यक्ति मनुष्य है और इस नाते उनमें न्यूनतम तर्क बुद्धि एवं संवेदनशीलता होने के कारण वे सभी मूलतः समान है। शासन का गठन उदारवादी एवं लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए, अर्थात सीमित शासन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। शासन की शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है, अतः सरकार राजनीतिक सत्ता की मात्र न्यासी ट्रस्टी होती है। शासन के संचालन के निश्चित एवं आधारभूत नियम है, जैसे शासन का संचालन जनता द्वारा यानी जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए। वह है शासन के गठन एवं संचालन में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। है शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए तथा है शासन का उद्देश्य व्यक्ति का हित होना चाहिए। 6 नंबर है व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रता व अधिकार प्राप्त होने चाहिए तथा इनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिकाओं की स्थापना की जानी चाहिए। निश्चित अवधि के बाद 7 नंबर निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और 1 से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। 8 नंबर है लोकतंत्र में निर्णय बहुमत से लिया जाता है, किंतु इस प्रक्रिया में अल्पमत के प्रति पूरी सहिष्णुता बरती जाती है। बहुमत का निर्णय अल्पमत पर बल प्रयोग से थोपा नहीं जाता, बल्कि समझा बूझा कर मनवाया जाता है। यही तत्व लोकतंत्र को बहुसंख्यावादी तानाशाही से अलग करता है। तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो लगभग 15 मिनट का हो गया है। तो इस वीडियो में आज हम इतनी बात करने वाले हैं। अगर आपको मैं पूरा पाठ पढ़ाऊंगा तो वीडियो कम से कम 4 से 5 घंटे का हो जाएगा और आप
पूरा पाठ नहीं पढ़ पाएंगे, आप बोर हो जाएंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इतनी बात करने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे लोकतंत्र का जो बहुवादी सिद्धांत है, दृष्टिकोण है, उसके बारे में अगले पार्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी ये अगला जो पार्ट है वो आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूं, तो इसलिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला जब भी मैं पार्ट छोड़ूं आपको पता चल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये हमने इसके जो विशेषता है और इसका जो अर्थ होता है, जो लोकतंत्र है, उसके बारे में जान लिया। आगे हम अगले वीडियो में जानेंगे लोकतंत्र का जो बहुलवादी सिद्धांत है और दृष्टिकोण है, उसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। धन्यवाद।